गुड मॉर्निंग, नमस्कार। होके मायूस ना यूं, होके मायूस ना यूं, शाम की तरह ढलते रहिए। ये जिंदगी तो एक सुबह है, ये जिंदगी तो एक सुबह है। सूरज की तरह निकलते रहिए। एक पैर पर खड़े रहोगे, एक जगह पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, एक राह को पकड़कर उस पर लगातार चलते रहिए, लगातार चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। और एक बार जब आप एक राह को पकड़कर लगातार चलते रहेंगे ना, तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन लगातार थोड़ा 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 चलने की वजह से एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर, यानी अपने मनचाहे जो आपके टारगेट हैं, उस टारगेट को जरूर एक दिन जरूर अचीव करेंगे। तो हम बात कर रहे थे पार्ट 2 में, हम लोगों ने बात की कि मुझे आरसीएम बिजनेस को लेकर मैं पॉजिटिव हुआ। आरसीएम के प्रोडक्ट भी थोड़े थोड़े यूज़ कर रहा था, लेकिन टीम बनाने पर ऐसा कोई खास फोकस नहीं था, क्योंकि अपने काम में काफ़ी बिजी होता था। तो अचानक हेमंत सर ने एक दिन फ़ोन किया कि गुरुदेव, श्रीचंद अत्री साहब का एक सेमिनार है, और मुझे काफ़ी अच्छे से एडिफाई किया गया, उस सेमिनार के बारे में बताया गया। मुझे बताया गया कि अगर इस प्रोग्राम को आप देख लेंगे तो आपके सपने पूरे हो सकें, ऐसा रास्ता आपको वहाँ मिल सकता है। और मैं बिल्कुल सही, हेमंत जी बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि मैंने बाद में एक किताब में पढ़ा कि किसी व्यक्ति से अगर कोई काम करवाना है आपने, तो अगर आप उन्हें काम करने के लिए बोलेंगे तो शायद वो ना करें। लोक व्यवहार पुस्तक में ये बात बोली गई है कि अगर किसी व्यक्ति से आपने कोई काम करवाना है और अगर वो उनसे आप काम कराना चाहते हैं, तो शायद वो अपनी आपके कहने से उस काम को ना करें, लेकिन अगर उनके अंदर काम करने की इच्छा जाग गई खुद से, तो वो शायद जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उस काम को करेंगे। तो कहीं ना कहीं हेमंत जी ने जब बताया कि कैसे समय की आज़ादी मिले, कैसे आप आज़ादी की तरफ जाएं, फ्रीडम की तरफ जाएं, ऐसा रास्ता आपको वहाँ से मिल सकता है। क्योंकि मुझे बताया गया, सर मैथमेटिक्स के बहुत बड़े लेक्चरर थे और बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन थी। उन्होंने बताया कि ऐसे डाटा आपको वो बताएंगे, ऐसी एजुकेशन आपको वहाँ से मिलेगी कि आप बहुत स्पीड से आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो मेरे अंदर इच्छा जागी कि मुझे उस सेमिनार को देखना चाहिए, लेकिन एक चैलेंज था। बाई चांस की बात है कि केटरिंग थी मेरी, और संडे का दिन था, और हम लोग काफ़ी शूटिंग्स होती थी हमारे आसपास, यहाँ पर खाना देते थे हम लोग शूटिंग्स में, जैसे गाने बनते हैं, फिल्में बनती हैं, ऐसे शूटिंग में हम लोग खाना सप्लाई किया करते थे। तो संडे का दिन था, टिफ़िन तो नहीं जाने थे मेरे, लेकिन केटरिंग में खाना देना था हमें। और अच्छी मेरे रेगुलर क्लाइंट थे, रेगुलर उनके साथ हम काम कर रहे थे। तो मैं उस केटरिंग को भी नहीं छोड़ना चाहता था, ये सेमिनार भी देखना चाहता था, अंदर से इच्छा थी कि सेमिनार भी देखूं। तो मैंने रिक्वेस्ट की अपनी मदर से, अपनी मम्मी जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला, मम्मी जी ऐसे ऐसे मेरा एक मन है, और मैं चाहता हूं कि आप और मेरी वाइफ सुमिता वो इस केटरिंग वाले प्रोग्राम में, स्टाफ मेरे पास अच्छा था, लड़के अच्छा संभाल लेते थे काम को, और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप पूरा दिन वहाँ रह जाओ जहाँ पर मेरा ऑफिस है, किचन पे, और आपको देख रेख करनी है कैसे कैसे सारे सप्लाई खाना बन रहा है, कैसे पैकिंग हो रही है, कैसे जा रहा है, कोऑर्डिनेट करना है। फ़ोन पे मैं भी कोऑर्डिनेट करता रहूँगा। और मेरे घर वालों ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी सपोर्ट की। तो मेरी वाइफ और मेरी मदर ने उस दिन वहाँ बैठ करके पूरा काम संभाला। उस टाइम बच्चा छोटा था, पर मैनेज कर लिया इन लोगों ने। और पूरा दिन फ़ोन पे मेरे पास फ़ोन आते थे, तो बीच बीच में मैं उठ के चला जाता था। तो इस तरीके से मुझे हेल्प मिली अपने फैमिली की, और मेरा काम भी उस दिन, अच्छी केटरिंग भी रही, और मुझे सेमिनार में जाने का मौका मिला। और सेमिनार में जब मैं गया तो मैं ऐसे ड्रेस कोड में नहीं होता था उस टाइम। मैं तो जीन्स पहना करता था, टी शर्ट पहना करता था, ये दाढ़ी भी हफ्ते में एक बार बनाता था, और अजीब सी ज़िंदगी थी, पर अब मज़ा आता है। ठीक था वो, जब वो वैसा अच्छा था, और आज ऐसा अच्छा है, जब भी अच्छा ही था। तो मैं सेमिनार में पहुंचा, और वहाँ जा कर के जो मैंने नज़ारा देखा, सारे एक्साइटेड लोग, टाई में स्मार्ट बने हुए सारे लोग, मुझे लगा कि कहीं मैं कहीं बारात में तो नहीं आ गया। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था। प्रोग्राम
कि अंदर गए, प्रोग्राम में गए तो वहाँ पर म्यूज़िक हो, हल्ला, पहली बार तालियां, शोर, सीटियाँ, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या, ये बिज़नेस है क्या, ये कैसा है बिज़नेस है। तो वहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद में ऐसा माहौल देखने के बाद में, ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के बाद में वहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया स्टेज पर। सबसे पहले लेवल के, बिगनर्स लेवल के लोग आए। कोई बोल रहा था मेरा 500 का पहला चेक आया, कोई बोल रहा था मेरा 200 का पहला चेक आया। शुरू शुरू में ऐसा भी लग रहा था कि ये किराए पे तो नहीं बुला के ले आए इनको, लेकिन जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, उनकी बातें सुनता गया। एक बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, बोला कि मैं तो मालीगिरी का काम करता हूँ और आरसीएम बिजनेस में मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ और मेरा 5,000 महीने की इनकम आ गई। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं फ़लानी कंपनी में मैनेजर हूँ और मैं रॉयल्टी पे आ गया, मेरा 30,000 महीने की इनकम आती है, 25,000 महीने की इनकम आती है। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी इनकम भी बता रहे थे, अपने अपने अपना वर्क प्रोफाइल बता रहे थे। गुरुदेव रामकिशन जी को भी मैंने वहाँ पर पहली बार देखा, वो भी बता रहे थे कि मैं नेवी से रिटायर हो गया। नेवी से रिटायर होने के बाद में मैं कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा था, मारुति कंपनी में बताया सर ने, और उसके साथ साथ आरसीएम किया और अब वो रिटायरमेंट की। मुझे लगा कि ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर रहा है, एक मैनेजर लेवल के व्यक्ति भी कर रहे हैं, एक जवान लड़का भी कर रहा है और एक बड़ी उम्र के रिटायर्ड पर्सन भी कर रहे हैं। तो जब ये सब कर सकते हैं तो क्या मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एजुकेशन मिली और बहुत सारी जानकारियाँ मिली। फिर गुरुदेव श्रीचंद अत्री साहब को भी सुना, उन्होंने भी पूरी स्टोरी अपनी बताई। वो सारी चीज़ें देखने के बाद में दिमाग में ऐसा लगा कि जब ये सब कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। और वहाँ पर एक स्टोरी सुनाई गई, वो स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी थी और उस स्टोरी से मुझे काफ़ी सारी सीख मिली, काफ़ी सारी चीज़ें मिली, काफ़ी सारी एजुकेशन मुझे वहाँ से मिली। और वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उस स्टोरी के माध्यम से जो मुझे सीख मिली, वहाँ से मुझे एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया और आरसीएम बिजनेस को लेकर के मैं बहुत पॉजिटिव हो गया। वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो स्टोरी ये थी कि एक दूर कहीं पहाड़ों में, ये वीडियो थोड़ा सा अगर 2-4 मिनट ऊपर चला जाए, 13-14 मिनट तक जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। तो बहुत दूर कहीं पहाड़ों में एक पक्षियों का एक परिवार रहा करता था। और परिवार छोटा परिवार नहीं था, बहुत बड़ा परिवार था। और वो कई सदियों से वो वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, वो काफ़ी ऊंचे पहाड़ थे। ऊंचे पहाड़ होने की वजह से वहाँ पर जब सर्दियाँ आती थी, जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना आ जाता है, उसके बाद वहाँ बर्फ़ पड़ती थी बहुत ज़्यादा। और वो पक्षी इतने सुंदर पक्षी थे, इतने मुलायम, इतने नाजुक पक्षी थे कि ज़्यादा ठंड में वो मर जाते थे। तो उनके वहाँ पर ऐसा सदियों से चलन चला आ रहा था कि जब बारिश ख़त्म होने वाली होती थी तो वो पक्षी वहाँ से उड़ करके दूसरे नीचे के पहाड़ों में चले जाते थे, जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती थी, जहाँ ठंड कम होती थी सर्दियों में। और ये सदियों से चला आ रहा था। तो एक साल ऐसा आया कि जब सर्दियाँ आने वाली थी तो उनकी मीटिंग हुई सारे पक्षियों की, और वो डेट सेट कर रहे थे कि कौन से दिन कितने बजे यहाँ से सबने निकलना है। लेकिन कुछ ऐसे पक्षी, जवान जैसे बच्चे होते हैं, तो उनमें से कुछ पक्षियों ने बोला कि हम इस बार नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ बड़े सुंदर पक्षी थे, तो चहचहाते थे, नाचते थे, खेलते थे। तो वहाँ के आसपास के गांव के बच्चे उन्हें दाना डाल जाया करते थे, ऐसा सब चलता था, उनकी हेल्प मिलती थी, तो उन्हें खाने को भी अच्छा मिल जाता था। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, और हमें नहीं जाना। तो उनके जो साथी थे उन्होंने खूब उनको समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। और जब वो नहीं माने तो फिर डिसाइड हुआ कि जो चलना चाहे वो चले, जो नहीं चलना चाहे वो छूट जाए। तो ऐसे करके उनकी डेट डिसाइड हो गई, बाकी सारे पक्षी चले गए। और कुछ ये पक्षी जिन्होंने कहना नहीं माना, ऐसे 50-100 लोग जो नहीं माना जिन्होंने कहना, और वो रुक गए। और होना क्या था, थोड़े दिन हुए, बारिश हुई, बारिश बर्फ़ में बदल गई, ठंड ज़्यादा पड़ गई। अब ठंड ज़्यादा पड़ी, बारिश ज़्यादा पड़ी, तो जो बर्फ़ के वजन से वो जब दबे तो वो गिर गए पेड़ से। अब बर्फ़ पड़ गई तो वो छोटे बच्चे जो उन्हें दाना डालने आया करते थे वो भी नहीं आए, वो भी आना बंद हो गए। तो वो नीचे जब बर्फ़ के ऊपर दबे हुए थे, बर्फ़ के नीचे दबे हुए थे, तो अचानक कुछ चरवाहे अपनी गाय चराने के लिए वहाँ से निकलते
और जब वो चरवाहे वहाँ से गाय चराने के लिए निकलते तो गाय ने उन्हें बोला कि भैया तुम तो यहाँ से हर साल चले जाया करते थे, तुम यहाँ क्यों रुके हो? तो उसने बोला कि जी हमने सोचा कि यहाँ पर सब बच्चे तो हमें दाना डाल ही देते हैं, आप लोग सब हमें हेल्प कर ही देते हो और हम सब यहाँ पर एंजॉय करते हैं, कौन इतनी दूर हज़ारों किलोमीटर जाए चढ़ के, हैं? तो उस गाय ने बोला कि ऐसा करना, अभी हम तुम्हारी हेल्प करते हैं और जब दिन में धूप निकले तो आप उड़ के चले जाना। और उसने क्या किया, उसने उन पक्षियों के ऊपर गोबर कर दिया। अब वो गोबर करने से क्या हुआ, वो बर्फ़ पिघल गई और वो जैसे वो बर्फ़ में दबे हुए थे, मरने की हालत में थे, वो उनके अंदर थोड़ा दोबारा जान आ गई और वो फिर से खेलने कूदने लग गए। और उन पर चरवाहों ने भी देखा कि ये पक्षी बेचारे परेशान हैं, उन्होंने भी अपनी रोटी के कुछ टुकड़े तोड़ के वहाँ डाल दिए और कुछ दिन तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। और उन्हें लगा कि अब ये हमारी मदद कर ही देते हैं तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम उड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने नहीं जाया। जब जब वो आते बर्फ़ में दबते, वो गाय गोबर कर देती, वो बेचारे चरवाहे थोड़ी बहुत अपने रोटी के टुकड़े तोड़ के डाल देते और ऐसे करके उनका काम चलने लगा। अब हुआ ये कि उन्हें लगा कि ये तो रोज़ का खेल हो गया, तो वो क्या करते, वहीं वो गोबर में खेलते रहते, वहीं नाचते रहते और धीरे धीरे गाने भी गाते, एंजॉय करते और सो जाते, नींद भी आ जाती तो वहीं नीचे ही सो जाते। अचानक एक दिन भेड़ियों का एक झुंड आया। उन्होंने देखा कि ये पक्षी यहाँ पर धरती पर रहते हैं। जब पक्षी ऊपर रहते थे तो भेड़िया नहीं चढ़ सकता था, लेकिन वो देखते कि ये तो यहाँ पर रहते हैं। तो उस भेड़िए ने अपने बहुत सारे भेड़ियों को एक दिन बुला लिया और जब उस सारे भेड़ियों ने एक दिन मौका देखकर, जब वो पक्षी आराम कर रहे थे, खेल रहे थे, नाच रहे थे और खेलते खाते पीते सो गए, तो उन पर हमला करके उन पक्षियों को अपना शिकार बना दिया। ये स्टोरी मैंने जब वहाँ सुनी तो वहाँ पर वो जो लीडर ये स्टोरी सुना रहे थे, उन्होंने बताया कि इस कहानी से क्या सीख मिली हमें। इस कहानी से हम आरसीएम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहली सीख यहाँ पर मिली कि जो लोग अपनी अपलाइन का कहना नहीं मानते वो हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे उन पक्षियों ने अपनी अपलाइन का कहना नहीं माना क्योंकि अपलाइन के पास अनुभव था। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि अपलाइन के पास अनुभव था और उन पक्षियों के पास अनुमान था कि हम मैनेज कर लेंगे, तो उन्होंने कहना नहीं माना। पहला, जो आपके अनुभवी अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उनका कहना जरूर मानना चाहिए। पहली सलाह, पहली मोरल ऑफ द स्टोरी, पहली सीख हमें इस कहानी से मिली। दूसरी सीख जो बताई गई हमें वो ये मिली कि जब वो यहाँ छूट गए तो उन्होंने एक चीज़ जो की वो ये कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या सोचा, कौन हज़ारों किलोमीटर दूर चल के जाएगा, कौन टेंशन पालेगा, यहाँ पर आराम से खाना मिल तो रहा है। कि जो लोग आप अपने जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, जो काम आप कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े और आपकी जीवन बदल जाए, आपके सपने पूरे हो जाएं, आपका जीवन बच जाए, जैसे उनका जीवन बचना था, वही उनका टारगेट था कि अपने आप को बचा के रखे। हम इंसानों का टारगेट है कि हम अपने मनचाहे लक्ष्यों को पूरा करें, अपने टारगेट्स को पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें। तो अगर हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो दूसरी सीख हमें यह मिली कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल करके थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के थोड़ा खेलना चाहिए। तीसरी सीख हमें यहां पर क्या मिली कि जब वो गाय आई थी तो उस गाय ने गोबर किया। इससे क्या सीख मिली हमें? इससे ये सीख मिली कि अगर लोग हमारे ऊपर कूड़ा डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं या फिर हमारे साथ नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो हमें यह समझना है कि वो नेगेटिव बात सिर्फ जान लेने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए भी हो सकती है। गाय ने वो गोबर क्यों किया? ताकि इसको गर्मी मिले, जान बचे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ नेगेटिविटी आ रही है तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इशारा है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं और आगे निकलें। एक सीख और भी मिली, जब वो गाय ने उसे बोला था कि मैं कुछ दिन तुम्हारी हेल्प कर देती हूं, लेकिन जैसे मौका मिले निकल जाना। ऐसे हमें बार बार मौके मिलते हैं, कभी कोई अपलाइन सलाह देता है, कभी किसी मीटिंग में सलाह मिल जाती है, लेकिन हम दूसरों की सलाहों को नहीं मानते, इसलिए कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो अपलाइन की बात नहीं मानी, लेकिन अगर कोई और साथी हमें अच्छी सलाह दे रहा है तो हमें उनकी सलाह को भी मानना चाहिए। और क्या सीख मिली हमें? और सीख ये मिली हमें कि अगर कोई सुविधा हमें मिल रही है
तो उस मौके को ये ना समझे कि ये हमेशा ही मिलती रहेगी। मतलब उन्हें वो गर्मी की जगह मिली, वो उन्हें खाने को मिलता रहा, तो उन्होंने सोचा कि ये तो अब मिलता ही रहेगा। तो उन्होंने उसको मौके को देखकर अपने मेहनत करके वहाँ से गए नहीं, उन्होंने सोचा ये तो मिलता ही रहेगा, और उसको गाने गा गा के लोगों को बता रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और एक दिन भेड़ियों ने उन्हें शिकार बना लिया। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में, सेमिनार देखने के बाद में मेरे दिमाग में क्या आया कि मुझे भी अपने नेटवर्क खड़ा करना चाहिए, मुझे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। मैं भी अपने काम में बिजी था, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके मैंने जब काम करना शुरू किया, कहानी से सीख ली मैंने भी समझा। मैंने भी, एक लीडर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बदनसीब वो व्यक्ति नहीं है जिसके दिन खराब चल रहे हैं, बदनसीब तो वो व्यक्ति है जिसके दिन अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो ये समझे बैठा है कि हमेशा ही अच्छे चलते रहेंगे। समय, परिवर्तन। एक सीख और मिली कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। अगर मौसम बदल रहा था तो वो पक्षी वहां से जाते थे, तो हमें भी परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आज थोड़ी लंबी हो गई हमारी स्टोरी की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, परिवर्तन इस संसार का नियम है। डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस आपके जीवन में एक बहुत अच्छा मौका बन के आया है। इस मौके को मैंने समझा, आप भी समझे, पूरी जानकारी लें। लर्निंग का बिजनेस है, जितना ज्यादा सीखने पर फोकस करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। तो उस सेमिनार के बाद में, ये सारी बातें सुनने के बाद में, इस स्टोरी से सीख लेने के बाद में, मैंने ठान लिया था कि अब मैं आरसीएम बिजनेस में काम करूंगा, और इतनी तेजी से काम करूंगा, इतना अच्छा काम करूंगा कि सबको फक्र होगा, और मैं भी कामयाब होऊंगा एक दिन, और मैं भी अपने मन चाहे टारगेट पूरे करूंगा, मैं भी टाइम फ्रीडम को एंजॉय करूंगा। और मैंने आरसीएम बिजनेस का सेमिनार से मैं बाहर निकला, अपने घर वापस आया, और इतना एक्साइटेड कि मैंने भी आरसीएम बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में भी फितूर सवार हो गया, मेरे दिमाग में भी जोश आ गया, जुनून आ गया कि अब मुझे अपनी टीम बनानी है। और जैसे ही मैंने अपनी टीम बनानी शुरू की, चारों तरफ से दिक्कतें आनी शुरू हुई। वो क्या दिक्कतें थी, कैसे वो उन दिक्कतों का समाधान निकला, क्या क्या मैंने और गलतियां आगे की टीम बनाने में, उस सारी चीज़ों को जिक्र हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 4 में करेंगे। और आज के लिए इतनी ही बात करेंगे हम। जय हिंद, नमस्कार।